हम लोग बात कर रहे थे आपका संघ और राज्य के बीच जो प्रशासनिक शक्तियां हैं उनके संबंध में। तो शुरू करने से पहले सबसे पहले एक बार 73 देख ली जाए ताकि ये समझ में आए कि कार्यपालिकी शक्ति इनफैक्ट राज्य को दी जा सकती है, क्योंकि 73, 162, 154 2B ये सारी चीजें पढ़नी ही होंगी, तब कंप्लीट बात आती। तो अनुच्छेद 73 देखेंगे क्या कहता है आपका। कहता है कि परंतु 73 सबसेक्शन 1 में परंतु देखेंगे, कहता है कि परंतु इस संविधान में यह संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि में अभिव्यक्त रूप से यथा उपबंधित के सिवाय, यानी अगर संविधान स्वयं कुछ कह रहा है, संविधान स्वयं कहता है कि यह काम फला को ही करना होगा, तब बात अलग है, तब तो उसे ही करना होगा। जैसे राष्ट्रपति के संबंध में उन्होंने कहा कि आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति को ही करनी होगी। जब उनका समाधान हुआ है, इसका मतलब राष्ट्रपति उद्घोषणा करने के लिए अधिकृत संविधान से हुए, और जब वे इस अधिकार का प्रयोग करेंगे तो अधिकार का प्रयोग करने में जिस शक्ति का उपयोग करेंगे वही शक्ति कार्यपालिकी है। हमने कल भी कहा था और हम लगातार कह रहे हैं कि विधियां सिर्फ अधिकृत करेंगे, और विधियों द्वारा अधिकृत को किए जाने के लिए जो कुछ किया जाएगा वही कार्यपालिकी शक्ति का उपयोग है, वही क्रियात्मक शक्ति है, वही कार्यपालिकी शक्ति है। उसी को समझना होगा। और उस कार्यपालिकी शक्ति के उपयोग में क्योंकि बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, तो उन कामों को करने का अभिव्यक्त हक ये आपको संबंधित विधि से मिल सकता है कि उन कामों को करने के लिए जो कुछ जरूरी है वो भी कर ले आप। और जब इस प्रकार से हक दिया जाता है तो उसे हम प्रत्यायोजित विधायन या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की शक्ति कहते हैं, और उसी शक्ति का उपयोग होकर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन ये बनाया जाता है। और जब इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होती तो फिर क्या होता है, प्रशासनिक आदेशों के माध्यम से, यानी गवर्नमेंट ऑर्डर, शासनादेश जिसे आप बोलते हैं, उसके माध्यम से विधि द्वारा अधिकृत काम को किया जाता है। लेकिन आपको बताया गया कि शासनादेश के माध्यम से आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं कर सकते जो व्यक्तियों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव कारित करे। व्यक्तियों के अधिकारों को प्रतिकूल रूप से आपको प्रभावित करना है तो फिर विधायिका द्वारा बनाई गई विधि ही एकमात्र साधन है। और विधायिका की विधि ये अल्टीमेटली अधीन रहेगी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के, और कॉन्स्टिट्यूशन को आप अमेंड करना चाहेंगे तो फिर वो अल्टीमेटली अधीन रहेगा बेसिक स्ट्रक्चर के प्रिंसिपल से। तो ये एक क्रमबद्ध व्यवस्था है। इस क्रमबद्ध व्यवस्था को ध्यान में ले लेंगे तब चीजों को समझना आसान होता है। एक संपूर्ण संकल्पना आपके दिमाग में होनी चाहिए। जब संपूर्ण संकल्पना होती है तब फिर कोई दिक्कत नहीं आती। तो कहता है इस संविधान द्वारा अधिकृत किया गया। अगर किसी काम को करने के लिए स्वयं यह संविधान ही किसी को अधिकृत कर रहा है तो फिर 258, 256, 257 इसका उपयोग करके उस काम को करने का जिम्मा आप किसी पर नहीं डाल सकते। ठीक है, हमने आपसे कहा था कि 256, 257, 258 इन बातों को ध्यान में रखकर बनाए गए कि विधायी शक्ति केंद्र की बढ़ी हुई है, काम केंद्र को ज्यादा करना है, और कर्मचारी केंद्र के पास कम है। राज्य इसके पास कर्मचारी ज्यादा है, लेकिन राज्यों को जो काम करना है और जिन कामों को करने के लिए वे अधिकृत हैं कानून के माध्यम से, जिन कामों को करने के लिए वे विधायी शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो शक्ति सीमित है। एक उलट व्यवस्था है जिसके पास काम ज्यादा है, उसके पास हैंड्स कम है,
और जिसके पास काम कम उसके पास हैंड्स ज्यादा है। ये एक उलट व्यवस्था है। इसके लिए 256, 257, 258 ये बनाए गए और सुविधा दी गई कि केंद्र अपने कामों को करने के लिए राज्य की मशीनरी का उपयोग कर सकता है। ये सुविधा दी गई, लेकिन राज्य की मशीनरी का उपयोग आप किन कामों के संबंध में नहीं कर सकते, ये 73 में बताया गया, जहां केंद्र की कार्यपालिकी शक्ति के संबंध में चर्चा हुई कि केंद्र की कार्यपालिकी शक्ति का विस्तार कहां कहां होगा। तो 73 में आपने पढ़ा था कि 73 परंतु कह रहा था कि परंतु इस संविधान में या संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि में अभिव्यक्त रूप से यथा उपबंधित के सिवाय उपखंड का में निर्दिष्ट कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य में ऐसे विषयों तक नहीं होगा जिनके संबंध में उस राज्य के विधानमंडल को भी विधि बनाने की शक्ति है। ठीक है, तो 73 क्या कह रहा है? 73 कहता है कि सबसे पहले वो ये बता रहा है कि केंद्र की कार्यपालिकी शक्ति कहां कहां है। तो कहता है इस संविधान में या संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि में अभिव्यक्त रूप से यथा उपबंधित के सिवाय उपखंड का में निर्दिष्ट कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य में ऐसे विषयों तक नहीं होगा जिनके संबंध में उस राज्य के विधानमंडल को भी विधि बनाने की शक्ति है। यानी केंद्र की जो कार्यपालिकी शक्ति है वो कहां होगी? इस संविधान में जो उसके ऊपर काम रखे गए अभिव्यक्त रूप से उनके संबंध में उसे कार्यपालिकी शक्ति प्राप्त रहेगी, यह संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि में अभिव्यक्त रूप से जो कुछ यथा उपबंधित कर दिया गया कि अमुक व्यक्ति को इसके संबंध में कार्यपालिकी शक्ति प्राप्त होगी। ठीक है, यथा उपबंधित के सिवाय उपखंड का में निर्दिष्ट कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्य में ऐसे विषयों तक नहीं होगा जिनके संबंध में राज्य के विधानमंडल को भी विधि बनाने की शक्ति है। तो ऊपर आप देखें क्या कहता है कि इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार जिन विषयों के संबंध में संसद को विधि बनाने की शक्ति है उन तक और किसी संधि या करार के आधार पर भारत सरकार द्वारा प्रयोक्तव्य अधिकारों, प्राधिकार और अधिकारिता के प्रयोग तक होगा। यानी अगर संघ की कार्यपालिका शक्ति पर विचार करें और केवल 1A और 1B पढ़ें और कुछ ना पढ़ें तो जो बात निकल कर आ रही है वो बात क्या निकल कर आ रही कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार जिन विषयों में संसद को विधि बनाने की शक्ति है उन तक है। ठीक है, और जिन विषयों में संसद को विधि बनाने की शक्ति है वो कहां कहां है? संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। और 253 अगर कुछ ट्रीटीज वगैरह उन्होंने कर दी तो उस पर भी उनकी कार्यपालिकी शक्ति का विस्तार। अब सवाल यह कि संवर्ती सूची पर अगर उन्हें कार्यपालिकी शक्ति मिल गई तो राज्य के विधानमंडल को भी संवर्ती सूची पर विधान की शक्ति है। तो जब दोनों को विधान का उस पर कार्यपालिकी शक्ति मिल गई तो इन दोनों के बीच समन्वय कैसे बिठाया जाए? ठीक है, समस्या यह पैदा हो रही कि इन दोनों के बीच आखिर सामंजस्य कैसे बैठे, इसलिए परंतु जोड़ा गया। परंतु कहता है इस संविधान में यह संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि में अभिव्यक्त रूप से यथा उपबंधित के सिवाय। यानी अगर संविधान ही कह रहा है कि केंद्र के पास कार्यपालिकी शक्ति होगी तो ठीक है, यह संवर्ती सूची, संघ सूची या किसी अन्य शक्ति के प्रयोग में कोई कानून बनाया गया और उस कानून में अभिव्यक्त रूप से लिख दिया गया कि इस कानून में जो कार्यपालिकी शक्ति है वो किसको रहेगी? संसद को। ठीक है, सॉरी, कार्यपालिकी शक्ति तो संसद को ही नहीं सकती। इस विधि में जो कार्यपालिकी शक्ति रहेगी किसको रहेगी? केंद्रीय सरकार को। ठीक है, सामान्य तौर पर देखें तो सामान्य तौर पर उनकी कार्यपालिकी शक्ति का विस्तार कहां कहां है? जहां जहां उन्हें विधि बनाने की शक्ति। और
ट्रीटीज आदि के संबंध में भी अगर कोई विधि वो बनाते हैं तो कार्यपालिका शक्ति केंद्रीय सरकार उसी की रहेगी। लेकिन विधि बनाने की शक्ति उन्हें जहां जहां है उन सब विषयों पर वे ही कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करेंगे। अगर इस प्रिंसिपल को ही मान लेंगे तो संवर्ती सूची के संबंध में स्थिति खराब पैदा हो जाएगी, क्योंकि संवर्ती सूची पर दोनों को विधि बनाने की अधिकारिता है। इसलिए हमें संवर्ती सूची के संबंध में कुछ न कुछ संतुलन बिठाना पड़ेगा, और संतुलन को ही बिठाने का काम परंतुक के माध्यम से किया गया है। परंतुक में उन्होंने जोड़ दिया है कि संविधान में जैसा उपबंधित है वो तो लागू ही होगा। यानी संविधान स्वयं कहता है कि अमुक मामले में जो केंद्र की कार्यपालिका शक्ति है उसी का प्रयोग होगा। जैसे आपात की उद्घोषणा, ठीक है, जैसे विभिन्न आयोगों का गठन, ठीक है, जहां यह लिखा है कि राष्ट्रपति ऐसा करेंगे, ठीक है, तो वहां तो केंद्र की ही कार्यपालिका शक्ति रहेगी। या कोई विधि बनाई जाए उसमें अभिव्यक्त रूप से अधिकृत कर दिया जाए कि केंद्र की ही कार्यपालिका शक्ति होगी। वो विधि किस सूची के आधार पर बनाई गई ये इररिलेवेंट है, ठीक है ना। चाहे संवर्ती सूची, इसके विषय के आधार पर केंद्रीय विधायिका ने कानून बनाया, चाहे अवशिष्ट शक्तियों के प्रयोग में, ठीक है, और चाहे संघ सूची द्वारा प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में विधायिका ने कानून बनाया। बस उन्होंने क्लियर लिख दिया कि इस विषय पर केंद्रीय सरकार और उनके कर्मचारियों को ही कार्यपालिका शक्ति प्राप्त रहेगी, तो बात एकदम डिफरेंट हो गई, तब तो बात अलग हो गई। लेकिन अगर ऐसा विधि में नहीं लिखा है, ठीक है, कि इस विधि के संबंध में कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कौन करेगा, ठीक है ना, और विधि केंद्रीय विधायिका ने बनाई, ठीक है, तो विधि के अंदर नहीं लिखा, उन्होंने लिख सकते थे लेकिन नहीं लिखा। अब यह विधि या तो संघ सूची के आधार पर जो ताकत केंद्रीय विधायिका को मिली है उसमें बनी होगी, या अवशिष्ट शक्तियों में बनी होगी, और या संवर्ती सूची में बनी होगी। तीन ही बातें हो सकती। अगर लिख दिया होता किसे रहेगी तो उसे ही रहती, लेकिन उन्होंने लिखा नहीं। लेकिन केंद्रीय विधायिका की विधि है। अब देखना है कि इस विधि के संबंध में कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कौन करेगा। तो ऐसी दशाओं में 258 का प्रयोग होगा, जब लिखा नहीं उन्होंने, ठीक है, जब लिखा नहीं तब 258 प्रयोग करेगा। अच्छा, सवाल यह है कि अगर विधि नहीं बनाई फिर भी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग यह किया जा सकता है शासनादेशों के माध्यम से। भाई जो प्रतिबंध लगा हुआ है वो तो यह है कि कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग के माध्यम से आप लोगों के अधिकारों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन कार्यपालिका शक्ति इसका प्रयोग इस प्रकार किया जा सकता है कि लोगों के अधिकार प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हो। विधायिका, ठीक है, वृद्धा अवस्था पेंशन जैसा कोई कानून पास ही नहीं करने, ठीक है, लेकिन कार्यपालिका शासनादेश के माध्यम से वृद्धावस्था पेंशन जैसा, ठीक है, कोई कार्यक्रम या कोई योजना ये लाना चाहती है तो वो अपनी कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में ऐसा कर सकती है, ठीक है, कानून नहीं बना है। अब सवाल यह है कि वो विषय जिस पर कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करके विधि के अभाव में
कोई सरकार कोई कल्याणकारी काम लागू करना चाहती है, वो विषय कहां है? समवर्ती सूची में। वो विषय समवर्ती सूची में, ठीक है ना। तो अगर हम ये मान लें कि समवर्ती सूची पर भी केंद्र का अपर हैंड रहेगा, ठीक है ना, और केंद्र इसी के पास प्रथमतः कार्यपालिकी शक्ति होगी, द्वितीयतः राज्य के पास कार्यपालिकी शक्ति होगी, तो थोड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। हमें इस प्रश्न का क्लियर जवाब देना होगा कि समवर्ती सूची के विषयों पर प्रथमतः कार्यपालिकी शक्ति ये किसकी है? ठीक है, केंद्र की है या राज्य की है? संघ सूची पर उनकी है, नो डाउट है। संविधान द्वारा स्पेसिफिकली उन्हें अधिकृत किया गया, नो डाउट उन्हीं की कार्यपालिकी शक्ति है। समवर्ती सूची या संघ सूची या अवशिष्ट शक्ति, इसका प्रयोग करके कानून बना दिया संसद ने, और उस कानून में केंद्र को कार्यपालिकी शक्ति दे रही, बात अलग हो गई, ठीक है। लेकिन कोई कानून नहीं है, कोई कानून नहीं, ठीक है। और विषय कहां है? समवर्ती सूची में। विषय समवर्ती सूची में, कानून कोई नहीं है। तो प्रथमतः समवर्ती सूची के विषय पर कार्यपालिकी शक्ति किसकी होगी? केंद्र की या राज्य की? सवाल यह है, ठीक है, क्योंकि समवर्ती सूची पर दोनों को अधिकारिता है। इस प्रश्न का जवाब यहां दे रहा है, कह रहा है कि आप देखें 73 परंतुक में, परंतु इस संविधान में यथा संविधान में या संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि में अभिव्यक्त रूप से यथा उपबंधित के सिवाय उपखंड का में निर्दिष्ट कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्य में ऐसे विषयों तक नहीं होगा जिनके संबंध में उस राज्य के विधानमंडल को भी विधि बनाने की शक्ति है। खंड का में उसने क्या कहा? खंड का में उसने कहा कि संघ की कार्यपालिकी शक्ति का विस्तार उन सभी विषयों तक होगा जिनके विषय में संसद को विधि बनाने की शक्ति है, ठीक है, उन सभी विषयों तक होगा, ठीक है। और परंतुक में क्या कह देता है कि संविधान में यथा उपबंधित के सिवाय या किसी विधि में अभिव्यक्त रूप से जो कुछ उपबंधित हो गया उसके सिवाय, ठीक है ना, उसके सिवाय खंड का में वर्णित बातों का इस प्रकार अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि संसद की कार्यपालिकी शक्ति का विस्तार किसी राज्य में किसी ऐसे विषय तक है जिसमें राज्य के विधानमंडल को भी विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है। तो इसका मतलब यह हो गया कि खंड का के आधार पर नो डाउट समवर्ती सूची के विषय पर केंद्रीय विधायिका को कानून बनाने का हक है। लेकिन अगर केंद्रीय विधायिका का कोई कानून नहीं है, ठीक है ना, विधि बनाकर उसने केंद्रीय कार्यपालिका को अधिकृत नहीं किया है और न ही संविधान में ऐसा उल्लिखित है, तो खंड का की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा, ठीक है, कि संसद की विधायी शक्ति का विस्तार समवर्ती सूची पर है, इसलिए केंद्रीय कार्यपालिका की कार्यपालिकी शक्ति का भी विस्तार किसी राज्य में ऐसे विषय तक है जिस पर राज्य के विधानमंडल को भी शक्ति है कि वो कानून बना सके। इसका मतलब यह हुआ कि समवर्ती सूची जिस पर राज्य के विधानमंडल को भी कानून बनाने का हक है, उस सूची के विषयों पर प्रथमतः कार्यपालिकी शक्ति का विस्तार किसका होगा? राज्य की सरकार का, केंद्र की सरकार का नहीं होगा। क्यों? इसलिए क्योंकि 73 में परंतुक जुड़ा हुआ है और 73 का परंतुक कहता है कि संसद इसे किसी विषय के संबंध में विधायी शक्ति है तो या तो संसद उस शक्ति का प्रयोग करके विधि बना दे या तो संसद उस विधायी शक्ति का प्रयोग करे और कानून बनाए, उस कानून में केंद्रीय कार्यपालिका को उस विषय पर कार्यपालिकी शक्ति दे दे। हम ये पूछेंगे ही नहीं
कि संसद ने किस शक्ति के आधार पर कानून बनाया, चाहे संघ सूची के आधार पर बना दे, चाहे समवर्ती सूची के आधार पर बना दे, चाहे अवशिष्ट शक्ति के आधार पर बना दे, और चाहे ये संविधान स्वयं कह रहा हो, हम पूछेंगे ही नहीं कि केंद्र की कार्यपालिकी शक्ति, ठीक है, किस विधि के आधार पर आई और वो विधि किस शक्ति के आधार पर अधिनियमित की गई। हम कुछ नहीं पूछे, बात ही खत्म हो गई, क्योंकि संविधान ने स्वयं अधिकृत किया कि अमुक विषय के संबंध में केंद्र अपनी कार्यपालिकी शक्ति का प्रयोग करेगा, बात ही खत्म है। ठीक है, वो विषय जिस पर केंद्र को कार्यपालिकी शक्ति का प्रयोग करने के लिए अधिकृत किया गया, स्वयं संविधान ने निर्मित किया है, तो कोई समस्या ही नहीं, बात ही खत्म है। केंद्र की कार्यपालिकी शक्ति है उस संबंध में। अब दूसरी स्थिति, संविधान ने अधिकृत नहीं किया, लेकिन संसद ने कानून बनाया और कानून बनाकर केंद्रीय कार्यपालिका को अधिकृत कर दिया कि आप इस विषय के संबंध में कार्यपालिकी शक्ति का प्रयोग करेंगे। तो संसद का कानून है ना कि हम ये पूछेंगे ही नहीं कि संसद ने वो कानून किस शक्ति के आधार पर बनाया है। हां, अगर संसद ने कोई शक्ति ना होते हुए कानून बना दिया तब तो बात ही अलग होगी, तब तो कलेबुल लेजिस्लेशन है, तब तो कानून है ये कहा ही नहीं जा सकता। ठीक है, लेकिन संसद ने कानून बनाया, इसका मतलब विधिता बनाया, उसे शक्ति थी और बनाया, तो उसकी शक्ति किस स्रोत से आ रही थी हम नहीं पूछेंगे। संसद ने विधि बनाई और संसद विधि बनाकर दो काम कर सकती थी। आगे अभी 258 सबसेक्शन 2 देखेंगे हम लोग। संसद विधि बनाकर दो काम कर सकती थी। उन विधियों में जो विषय वर्णित उनके संबंध में कार्यपालिकी शक्ति के प्रयोग का अधिकार राज्य को भी दे सकती थी। अभी देखेंगे 258 सबसेक्शन 2, ठीक है, और 154 2B दोनों देखेंगे अभी। ठीक है, वो राज्यों के संबंध में व्यवस्था करेंगे। संसद ये कर सकती थी, लेकिन संसद ने नहीं किया। संसद ने अभिव्यक्त रूप से उस विधि में लिख दिया कि केंद्र ही इस संबंध में कार्यपालिकी शक्ति का प्रयोग करेगा, बात खत्म हो गई, केंद्र ही करेगा। ठीक है ना, केंद्र कैसे करेगा, अब यह सवाल उठा, केंद्र कैसे करेगा, क्योंकि केंद्र के कर्मचारी कम है। फिर 258 सबसेक्शन 1 और 258 सबसेक्शन 2 इसी समस्या का समाधान करेगा। लेकिन फिलहाल केंद्र को उन्होंने कार्यपालिकी शक्ति के प्रयोग के लिए अधिकृत कर दिया, बात खत्म है। ठीक है, लेकिन ये तब है जब विधि बनाई गई। अब विधि कोई नहीं बनाई गई। ठीक है, विधि कोई नहीं बनाई गई, लेकिन संघ सूची भी है, राज्य सूची भी है और समवर्ती सूची भी है। समवर्ती सूची के विषय न संविधान कुछ कह रहा, न संसद की कोई विधि है, न संविधान कुछ कहता है, न संसद की कोई विधि है। अब सामान्य तौर पर जो व्यवस्था है वो कहां लिखी, 73(1)A और 1B में। 73(1) का या 1A क्या कहता है कि संसद की विधायी शक्ति जिन विषयों के बारे में है, केंद्रीय कार्यपालिका की कार्यपालिकी शक्ति उन विषयों के बारे में है। अब अगर परंतुक ना हो, अब अगर परंतुक नहीं है या परंतुक है किंतु यहीं तक सीमित है कि संविधान में यथा उपबंधित के सिवाय, ठीक है ना, या संसद की विधि द्वारा अधिकृत किए जाने के सिवाय, ठीक है, यहीं तक है, परंतु आगे नहीं है, तो स्थिति क्या बनेगी कि समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्रीय जो सरकार है उसकी कार्यपालिकी शक्ति का विस्तार माना जाएगा असंगत के नियम के अनुसार, और राज्य की जो कार्यपालिकी शक्ति है वो केंद्रीय कार्यपालिका की शक्ति के अधीन मानी जाएगी। ठीक है ना, सामान्य नियम ये रहेगा। लेकिन 73 के परंतुक के माध्यम से संविधान ने इस स्थिति को पलट दिया।
और उन्होंने क्या कर दिया कि अगर समवर्ती सूची का विषय, क्यों, क्या लिख दिया उन्होंने कि 73 के खंड का में किसी बात के होते हुए, यह लिख दिया, ठीक है ना। या तो संविधान में कुछ अन्यथा उपबंधित हो, या संसद विधि बनाकर कुछ अन्यथा उपबंधित कर दे। अगर यह नहीं किया, यानी इन दोनों स्थितियों के सिवाय स्थिति है, ये दोनों स्थितियां नहीं है, इन दोनों स्थितियों के सिवाय स्थिति है, तो फिर इस उपबंध के खंड का की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, खंड का की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि केंद्रीय कार्यपालिका की कार्यपालिकीय शक्ति का विस्तार राज्यों में किसी ऐसे विषय तक है जिनके संबंध में राज्य की विधायिका को, ठीक है, विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है। तो राज्य की विधायिका को विधि बनाने की शक्ति किन किन बातों के बारे में? राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इस पर तो कोई विवाद है ही नहीं कि राज्य सूची के विषय पर राज्य की विधायिका को कार्यपालिकीय शक्ति, राज्य की कार्यपालिका को कार्यपालिकीय शक्ति प्राप्त है। विवाद तो समवर्ती सूची के संबंध में है। इसका मतलब इस लाइन का संबंध समवर्ती सूची से ही है, ठीक है ना। और इस लाइन के प्रभाव से जो स्थिति निर्मित हुई है, वो स्थिति क्या निर्मित हुई कि समवर्ती सूची के जो विषय हैं उन पर प्रथमतः कार्यपालिकीय शक्ति किसे प्राप्त हो गई? राज्य को, ठीक है। और राज्य की कार्यपालिकीय शक्ति, इसे केंद्रीय कार्यपालिका स्वयं इस्तेमाल करना चाहती है समवर्ती सूची के विषय पर। तो एक ही तरीका है कि संसद कोई विधि बनाए और उसमें केंद्र की कार्यपालिका को संबंधित विषय के बारे में कार्यपालिकीय शक्ति के उपयोग की अनुमति दे, तभी ऐसा हो सकता है। अन्यथा प्रथमतः, ठीक है, समवर्ती सूची के विषय पर जो कार्यपालिकीय शक्ति प्राप्त होगी वो किसे प्राप्त होगी? राज्य को। वो केंद्र को प्राप्त नहीं है। केंद्र को उसी दशा में, यह तो संविधान अभिव्यक्त रूप से ऐसा कहता हो, यह संसद द्वारा बनाई गई कोई विधि हो, ठीक है, उसमें केंद्रीय कार्यपालिका को अधिकृत किया गया, क्योंकि शब्द ही यही है कि संविधान द्वारा अभिव्यक्त रूप से यह संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि में अभिव्यक्त उपबंध होने के सिवाय खंड का की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि केंद्रीय कार्यपालिका की कार्यपालिकीय शक्ति का विस्तार किसी ऐसे विषय तक है जिस पर संबंधित राज्य के विधानमंडल को भी विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है, ठीक है। और राज्य के विधानमंडल को विधि बनाने की शक्ति समवर्ती सूची पर है और राज्य सूची पर है। तो राज्य सूची के विषय में यह लाइन हो नहीं सकती, क्योंकि राज्य सूची पर उनकी कार्यपालिकीय शक्ति का विस्तार है, इस पर कोई विवाद है ही नहीं। इसका मतलब यह है कि इस लाइन का संबंध समवर्ती सूची से है। इसका मतलब यह निकला कि समवर्ती सूची इसके विषयों पर कार्यपालिकीय शक्ति के प्रयोग का हक प्रथमतः राज्य को है, ठीक है। कार्यपालिकीय शक्ति का उपयोग इसको करने का हक प्रथमतः राज्य को है। हां, विधायी शक्ति इसके प्रयोग का हक संसद को है, और वो अगर करेंगे और ये भी करेंगे तो असंगति का नियम लागू होगा और असंगति की मात्रा तक राज्य की विधि शून्य हो जाएगी, ठीक है। अब संसद ही समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाए और किसे दे दे? ठीक है, केंद्रीय कार्यपालिका को कार्यपालिकीय शक्ति के उपयोग का अधिकार दे दे, तो मामला अलग हो गया, फिर वो परंतु से गवर्न होने लगा, ठीक है। केंद्रीय विधायिका ने समवर्ती सूची के विषय पर कानून बना दिया और कार्यपालिकीय शक्ति के प्रयोग का हक किसी को नहीं दिया, तो संसद को ना सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया और ना स्टेट गवर्नमेंट को, कुछ नहीं, सिर्फ कानून बना दिया। तो भी कार्यपालिकीय शक्ति का प्रयोग का हक उन्हीं का है, लेकिन उस दशा में उनके पास कर्मचारी कम हो जाएंगे, ठीक है। करेंगे कैसे?
इफेक्टिवली उसका इन्फोर्समेंट। उसके लिए 258(1) और 258(2), ठीक है ना, उनके माध्यमों से वो कराएंगे। यदि कार्यपालिकी शक्ति उस विधि पर प्रयोग करने के संबंध में कोई उपबंध नहीं बना तो 258(1) और 258(2) काम आएंगे, ठीक है ना। ये आपका 73। अब एक बार 162 पर भी नजर डाल लें। 162 क्या कहता है आपका? एक 162 कहता है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों तक होगा जिनके संबंध में उस राज्य के विधानमंडल को विधि बनाने की शक्ति है, ठीक है ना। तो 73 और 162 सेम कॉन्स्टिट्यूशन के भाग हैं, दोनों अलग अलग नहीं है। क्योंकि सेम कॉन्स्टिट्यूशन के भाग है इसलिए 73 और 162 को एक साथ पढ़ेंगे और इससे तय हो जाता है कि परंतुक में जो बात लिखी है कि केंद्रीय कार्यपालिका की कार्यपालिकी शक्ति का विस्तार किसी ऐसे विषय तक नहीं होगा जिसके संबंध में राज्य के विधानमंडल को विधि बनाने की शक्ति है, ठीक है। तो इसका मतलब राज्य सूची पर कार्यपालिकी शक्ति का विस्तार ये केंद्रीय कार्यपालिका का नहीं हो सकता, क्योंकि 162 भी है ना। और 162 कहता है कि आपका केंद्रीय इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, इन्हीं 73 के अधीन रहते हुए, 73 के अधीन रहते हुए इसका मतलब यह हुआ कि संसद को जिन विषयों के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है उनके संबंध में राज्य की कार्यपालिकी शक्ति नहीं होगी, ठीक है। अगर सामान्य अध्ययन करें तो, ठीक है, क्योंकि इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य की कार्यपालिकी शक्ति दी गई है। उसने कहा इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों के संबंध में होगा जिन विषयों के संबंध में उस राज्य के विधानमंडल को विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है। तो इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए यानी 73 के अधीन रहते हुए और 73 के अधीन रहते हुए, इसका अर्थ यह हो गया कि जिन विषयों के संबंध में संसद को विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है उन विषयों के संबंध में राज्य की विधायी शक्ति या कार्यपालिकी शक्ति है ही नहीं, ठीक है ना। अब अगर यहीं पर छोड़ दिया जाए मामला तो समवर्ती सूची के विषय के संबंध में राज्य की कार्यपालिकी शक्ति अधीन आ जाएगी और इसीलिए परंतुक जोड़ा गया। इसीलिए और जो परंतुक जोड़ दिया तो परंतुक के भी अधीन 162 हो गया, क्योंकि इस संविधान के उपबंधों के अधीन, ठीक है ना। 162 इस संविधान के उपबंधों के अधीन है और जब चूंकि 162 इस संविधान के उपबंधों के अधीन हो गया तो 73 के भी अधीन हो गया, 258 के भी अधीन हो गया, 256 के अधीन भी हो गया, 257 के अधीन भी हो गया, इस संविधान के उपबंधों के अधीन हो गया मामला, ठीक है। तो इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहने का अर्थ यह हुआ कि 73 के परंतुक के अधीन भी मामला हो गया और जब 73 के परंतुक के अधीन हो गया तो राज्य की कार्यपालिकी शक्ति का विस्तार उन सभी विषयों तक तो है ही जिन विषयों तक राज्य की विधायी शक्ति का विस्तार है। और 73 का परंतु कहता है कि अगर संविधान द्वारा अभिव्यक्त रूप से कुछ अन्यथा उपबंधित किया गया है या संसद ने कोई कानून बना दिया तब बात अलग है। उसके सिवाय खंड का की किसी बात का यह अर्थ नहीं लिया जाएगा कि केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, केंद्रीय कार्यपालिका की कार्यपालिकी शक्ति का विस्तार किसी ऐसे विषय तक है जिसके संबंध में राज्य के विधानमंडल को भी विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है, ठीक है ना। तो राज्य के विधानमंडल को विधि बनाने की शक्ति समवर्ती सूची पर है। 162 इस संविधान के उपबंधों के अधीन है। इसका मतलब ही यह निकल आया कि अगर समवर्ती सूची का विषय है तो उस पर प्रथमतः केंद्रीय कार्यपालिका की कार्यपालिकी शक्ति का विस्तार नहीं होगा, राज्य की ही कार्यपालिकी शक्ति का विस्तार प्रथमतः होगा, ठीक है ना। अब अगर केंद्र अपनी कार्यपालिकी शक्ति का प्रयोग समवर्ती सूची के विषय पर करना चाहता है तो फिर उसे संसद के माध्यम से विधि बनवाकर
स्वयं ही कार्यपालिकी शक्ति अर्जित करनी होगी। और यदि वो ऐसा कर लेता है, ठीक है ना, तो प्रथमतः उसकी कार्यपालिकी शक्ति का विस्तार होगा। और यह बात 162 के परंतु से भी सिद्ध हो जाती है। क्या कहता है? परंतु जिस विषय के संबंध में राज्य के विधानमंडल और संसद को विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है, उसमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति इस संविधान द्वारा या संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा संघ या उसके प्राधिकारियों को अभिव्यक्त रूप से प्रदत्त कार्यपालिकी शक्ति के अधीन अथवा उससे परिसीमित होगी। ठीक है ना? तो 73 और 162 को एक साथ पढ़ दें तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि अगर संवर्ती सूची का विषय है और उस पर संसद ने कोई कानून बना दिया और अभिव्यक्त रूप से केंद्रीय कार्यपालिका को उस पर कार्यपालिकी शक्ति के प्रयोग के लिए अधिकृत कर दिया, तो राज्य की जो कार्यपालिका है उसकी कार्यपालिकी शक्ति उस विधि के उपबंधों से जहां अभिव्यक्त रूप से संसद को शक्ति दे दी गई है उससे परिसीमित हो जाएगी। राज्य की कार्यपालिकी शक्ति का जो विस्तार है वो उससे परिसीमित हो जाएगा और उसके अधीन आ जाएगा। लेकिन अगर संसद ने कोई विधि नहीं बनाई या इस संविधान में अभिव्यक्त रूप से कुछ यथा उपबंधित नहीं है, तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन सभी विषयों तक होगा जिन पर राज्य के विधानमंडल को विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है। और उधर 73 का परंतुक भी है, वो संसद की कार्यपालिकी ठीक है, जो केंद्रीय कार्यपालिका है उसकी कार्यपालिकी शक्ति को संसद द्वारा अगर विधि बनाई जाए संवर्ती सूची के विषय पर तब तो बात अलग कर रही है। अदरवाइज 73 का परंतुक ये कह रहा है कि खंडका में किसी बात के होते हुए केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, ठीक है ना, उस किसी विषय तक नहीं होगा जिस पर राज्य के विधानमंडल को भी विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है। तो आप 73 और 162 एक साथ पढ़ेंगे तो बात एकदम क्लियर है कि सामान्यतः सबको उन विषयों तक जिन विषयों पर उनकी विधायी शक्तियों का विस्तार है कार्यपालिकी शक्तियों के प्रयोग का हक होगा। लेकिन अगर संविधान कुछ स्वयं कहता है कि अमुक काम अमुक करेगा तो अमुक काम अमुक को ही करना होगा, ठीक है। लेकिन जहां तक बात संवर्ती सूची की है वहां तक संसद विधि बनाकर अभिव्यक्त रूप से कुछ अन्यथा उपबंधित कर दे तो बात अलग। अन्यथा प्रथमतः केंद्र की कार्यपालिकी शक्ति का विस्तार उन विषयों तक नहीं होगा जिन पर राज्य के विधानमंडल को भी विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है, अर्थात संवर्ती सूची। यही वो सूची है जिस पर दोनों को विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है। इसलिए यह माना जाएगा कि संवर्ती सूची का अगर विषय है तो उस विषय पर प्रथमतः कार्यपालिकी शक्ति राज्य की विधायिका की रहेगी, केंद्रीय विधायिका की नहीं हो सकती। ये 73 का परंतुक और 162 इसका परंतुक दोनों को पढ़ेंगे तो बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि 162 के परंतुक में भी उन्होंने कहा, 162 में सामान्यतः उन्होंने कह दिया कि राज्य की विधायिका की विधायी शक्ति का विस्तार जिन विषयों पर उन सभी पर, ठीक है, राज्य की कार्यपालिकी शक्ति का विस्तार, प्रतिबंध सिर्फ इतना कि संविधान के उपबंधों के अधीन, बस, और कोई प्रतिबंध नहीं। और परंतुक में यह लिख दिया कि जिन विषयों पर संसद को और राज्य को दोनों विधायिकाओं को विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है उनमें संसद जब अभिव्यक्त रूप से कुछ अन्यथा उपबंधित कर दे, ठीक है, तब स्थिति यह रहेगी कि संसद ने जो कुछ अन्यथा उपबंधित किया है उसके अधीन रहते हुए, अर्थात राज्य की कार्यपालिकी शक्ति संसद द्वारा जो विधि बनाकर अभिव्यक्त रूप से कह दिया गया उससे परिसीमित होगी। अगर संसद विधि बनाकर कुछ भी न कहे अभिव्यक्त रूप से
कुछ भी ना कहे, कोई जरूरी थोड़े कहीं देगी। तो राज्य की जो विधायिका है वो जिन विषयों पर विधायी शक्ति का प्रयोग करती है उन सभी विषयों पर अनिर्बंधित कार्यपालिकीय शक्ति राज्य को प्राप्त होगी। यानी संवर्ती सूची के विषय पर राज्य की जो कार्यपालिकीय शक्ति है उसका विस्तार प्रथमता होगा। प्रथमता वही शक्ति का प्रयोग करेंगे कार्यपालिकीय। ठीक है, संसद विधि बनाकर कुछ अन्यथा कह दे तब बात अलग हो जाएगी। ठीक है ना। अब इसी समय 154 2B भी देख लें। ठीक है, 154 2B क्या कहता है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ प्राधिकारियों के माध्यम से करेगा। ठीक है, इसमें कोई समझने लायक बात नहीं। लेकिन अपनी कार्यपालिकी शक्ति का प्रयोग इस संविधान के उपबंधों के अनुसार करेगा। इसका मतलब 256, 257, 258 ये मानना जरूरी है। ठीक है ना, राज्य की कार्यपालिका के लिए आप ऐसा नहीं कर सकते कि 256, 257, 258, 73, 162 इनमें से किसी का भी उल्लंघन कर दो इस संविधान के उपबंधों के अधीन। ठीक है, कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग का हक होगा। और क्या कहता है इस अनुच्छेद की कोई बात किसी विद्यमान विधि द्वारा किसी अन्य प्राधिकारी को प्रदान किए गए कृत्य राज्यपाल को अंतरित करने वाली नहीं समझी जाएगी। विद्यमान विधि, ठीक है, जो एग्जिस्टिंग लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने के समय चल रहा था। ठीक है, किसी विद्यमान विधि द्वारा अगर यह कहा गया है कि इस विधि को लागू करने की जो शक्ति है वो, ठीक है, केंद्रीय सरकार की नहीं फला प्राधिकारी की होगी, तो बात अलग है, उसी प्राधिकारी की रहेगी। लेकिन संविधान के बाद जो विधियां आएंगी उनके संबंध में 154 2B, ठीक है ना, ये देखें, कहता राज्यपाल के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी को विधि द्वारा कृत्य प्रदान करने से संसद या अन्य राज्य के विधानमंडल को निवारित नहीं करेगी, संसद को भी निवारित नहीं करेगी। ठीक है ना, इसका मतलब संसद विधि बनाकर राज्य के जो कर्मचारी और राज्य की जो मशीनरी है उसके माध्यम से अपनी विधियों का अनुपालन सुनिश्चित करा सकते हैं। तो 73, 162 इनके परंतु कार्यपालिकी शक्ति के संबंध में इस विवाद का समाधान करते हैं कि प्रथमतः संवर्ती सूची के विषय पर कार्यपालिकी शक्ति किसको प्राप्त होगी, और जब दोनों उपबंधों का एक समन्वित अध्ययन किया जाता है, एक साथ दोनों को पढ़ेंगे, तो यह बात निकल आती है कि संवर्ती सूची के संबंध में अगर संसद विधि बनाकर कुछ अन्यथा उपबंधित कर देती है तो बात अलग, अन्यथा प्रथमता कार्यपालिकी शक्ति राज्य की होगी। ठीक है, केंद्र की नहीं होगी। अब संसद विधि बनाकर कुछ अन्यथा उपबंधित कर रही है। ठीक है, अब संसद ने विधि बनाई, तो संसद जब विधि बनाएगी तो दो तीन बातें हो सकती हैं। संसद ने विधि बनाई और उस विधि में जो कुछ कहा गया उसको लागू करने का जिम्मा, अर्थात उन उपबंधों के संबंध में कार्यपालिकी शक्ति के प्रयोग का हक संसद ने न केंद्र की कार्यपालिका को दिया और न राज्य की कार्यपालिका को, कुछ नहीं किया। ठीक है, यह हो सकता है वो कुछ भी ना करें, खाली उन्होंने विधि बनाकर रख दी, कुछ भी नहीं किया। ठीक है, तो फिर क्या है 258 सबसेक्शन 1, क्योंकि विधि जो कह रही है होना तो है ही है। ठीक है, तो करें कैसे? संसद ने तो कुछ बनाया है, बताया नहीं कि कौन कार्यपालिकी शक्ति का प्रयोग करेगा, केंद्रीय कार्यपालिका करेगी या राज्य की कार्यपालिका। तो एक सीधी सी बात है, क्योंकि विधि किसकी है? केंद्र की।
तो केंद्र ही उस पर कार्यपालिकी शक्ति का प्रयोग करेगा, भले ही उसमें कुछ नहीं बताया गया। ठीक है ना। अब समस्या ये आ रही कि केंद्र के पास कर्मचारी कम, कराएं कैसे? ठीक है, कैसे कराएं? तो 258 सबसेक्शन 1, ठीक है, कैसे कराएगा अभी देखेंगे। फिलहाल याद रखेंगे 258 सबसेक्शन 1। उसके माध्यम से राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति तो केंद्र के प्रमुख हैं, वो नोटिफिकेशन जारी करेंगे और राज्य के लोगों को निर्देश देंगे कि आप इस विधि का अनुपालन सुनिश्चित कराएं। ठीक है ना। कार्यपालिकी शक्ति के प्रयोग में राष्ट्रपति नोटिफिकेशन देंगे, आदेश देंगे और वो सबको पालन करना होगा। लेकिन इसमें राज्य की सहमति जरूरी है। ठीक है, राज्य से की सहमति जरूरी है। और सहमति कैसे आएगी? एग्रीमेंट के माध्यम से कि चलो खर्चा हम दे देंगे, आप कराओ इसका पालन। ठीक है ना। राज्य की सहमति जरूरी है। 258 सबसेक्शन 1 में संसद ने कुछ नहीं कहा, केवल विधि बना दी। ठीक। दूसरी स्थिति हो सकती है, संसद ने विधि बनाई, संसद ने विधि बनाई, किस अधिकारिता के प्रयोग में विधि बनाई इससे मतलब नहीं है, विधि बनाई उन्होंने। ठीक है। और विधि बनाकर राज्य पर यह हक, ये जिम्मेदारी रख दी कि आप इस विधि के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे। कानून उनका, और कहेंगे वो ये कि राज्य के प्राधिकारी इस विधि का अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे। तो इस संबंध में राज्य की जो कार्यपालिकी शक्ति है, ठीक है, उसका उपयोग करने वाले मना नहीं कर पाएंगे कि हम नहीं करेंगे, कानून तुम्हारा है, हम क्यों करें? क्यों? 154 मौजूद है। ठीक है। और 154 क्या कहता है? 154 कहता है राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित तो जरूर होगी, और ठीक है, राज्यपाल में निहित होगी, और राज्यपाल प्रयोग कैसे करेगा? और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार, ठीक है, इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ प्राधिकारियों के माध्यम से करेगा, पहली बात। और आपका बी में देखें, 2B में देखें, राज्यपाल के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी को विधि द्वारा कृत्य प्रदान करने से संसद या राज्य के विधानमंडल को निवारित नहीं करेगी। इसका मतलब संसद को पूरा हक, संसद को पूरा हक है कि वो कोई विधि बनाए और उसमें राज्य की जो कार्यपालिकी शक्ति है उसके उपयोग किए जाने के संबंध में उपबंध सीधे सीधे कर दे। राज्य से कोई ताल्लुक है ही नहीं, वो सीधे सीधे लिख दे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का दायित्व होगा, एसपी का दायित्व होगा, जिला विद्यालय निरीक्षक का दायित्व होगा। ये सब कर्मचारी किसके हैं? राज्य के। जीएसटी कौन कलेक्ट करेगा? आपका जो बिक्री कर अधिकारी या जो भी टैक्स अथॉरिटीज है वो करेंगे। ठीक है ना। वो सीधे सीधे लिख दें। कृषि के संबंध में कानून वो बनाएंगे, लागू कौन करेगा? जिला कृषि अधिकारी जो राज्य का कर्मचारी है। ठीक है ना। सीधे व्यवस्था ये की जा सकती है, और ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की ओर, ठीक है, उन्मुख सेक्शन है। आपसे अगर कहा जाए कि हिंदुस्तान का संविधान कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की स्थापना करता है, इसको साबित करिए, तो 73 भी लिखा जाएगा, 162 भी लिखा जाएगा और 154 2B भी लिखा जाएगा। ठीक है ना। अब अगर संसद ने सीधे सीधे लिख दिया कि आप इस विधि का अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे, आप मीनिंग देर भाई राज्य की कार्यपालिकी शक्ति का उपयोग इस विधि के उपबंधों को, ठीक है, सुनिश्चित करवाने में, उनका अनुपालन सुनिश्चित करवाने में किया जाएगा, तो संसद सीधे सीधे ऐसा कर सकती है और इसमें राज्य की सहमति की जरूरत नहीं है। ठीक है। इसमें राज्य की कोई सहमति नहीं चाहिए। अगर संसद ने सीधे उपबंध किया तो संसद सीधे उपबंध यह भी कर सकती है कि केंद्र की कार्यपालिकी शक्ति का विस्तार होगा। 3 बातें हो सकती हैं, या तो संसद विधि बनाएगी और कुछ भी नहीं लिखेगी कि इस विधि के उपबंधों को लागू करने के लिए किस सरकार की कार्यपालिकी शक्ति का उपयोग किया जाएगा, केंद्र की या राज्य की,
या तो कुछ नहीं लिखेगी। जब कुछ नहीं लिखेगी तो आपका 258 सबसेक्शन 1, अब 258 खोलेंगे, ठीक है ना, तो 258 सबसेक्शन 1 ये स्थिति होगी। अभी पढ़ेंगे नहीं 258 सबसेक्शन 1, ठीक है। या तो संसद विधि बनाएगी और कुछ नहीं बोलेगी, कुछ भी नहीं कहेगी कि किस सरकार की कार्यपालिकी शक्ति का उपयोग इस विधि के उपबंधों को इन्फोर्स करने के लिए किया जाएगा। या तो ये स्थिति ये रहेगी, और अगर ये स्थिति ये है तो 258 सबसेक्शन 1, ठीक, और या फिर संसद विधि बनाएगी और ये बता देगी कि केंद्र अपनी कार्यपालिकी शक्ति का प्रयोग, ठीक है, इस विधि के उपबंधों को लागू करने के लिए करेगा, ठीक है। अब केंद्र के पास कर्मचारी कम, ये समस्या आ गई, ठीक है ना, तो करेगा तो अब केंद्र ही, ठीक है ना, करेगा केंद्र, और पिछले वाले में भी केंद्र ही करेगा जब संसद ने कुछ नहीं बताया, ठीक है, क्योंकि विधि किसकी है, केंद्रीय विधायिका की। इन दोनों दशाओं में कौन करेगा, केंद्र, उसकी जिम्मेदारी होगी। या तो संसद कुछ बताएगी, ठीक है, कि केंद्र करेगा या राज्य करेगा, या संसद कुछ नहीं बताएगी। यही दो स्थितियां हो सकती है, तीसरी स्थिति हो ही नहीं सकती, ठीक है। संसद ने कुछ नहीं बताया या संसद ने यह कह दिया कि केंद्र ही इस कानून को लागू कराएगा। अगर उसने कुछ भी नहीं बताया तो भी चूंकि केंद्रीय विधायिका का कानून है तो प्रथम जिम्मेदारी आप ही की है, ठीक है। तो अगर संसद ने कुछ नहीं बताया या सीधे सीधे संसद ने कह दिया कि केंद्रीय कार्यपालिका ही इस कानून को लागू कराएगी, तो उस विधि के संबंध में कार्यपालिकी शक्ति किसको रहेगी, केंद्र को। लेकिन दोनों ही दशाओं में केंद्र के पास कर्मचारी कम है, यह समस्या आ जाएगी। कर्मचारी तो कम ही है, कैसे कराएंगे, उनके पास तो सेना है, इनकम टैक्स है, डाकखाना उनका, ठीक है। आप देखो ना, अपने जिले में देख लो, केंद्र के कर्मचारी कितने, बहुत कम, कैसे लागू कराएंगे भाई। अपने ओसीएफ, रेलवे, डाक, इनकम टैक्स, टेलीकम्युनिकेशन यानी दूरसंचार, इसे छोड़ दो, फिर क्या है, ठीक है, फिर तो कुछ भी नहीं है। और गुप्तचर संस्थाओं में आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये उनका है, बाकी तो सब कुछ राज्य का, ठीक है। तो केंद्रीय कार्यपालिका अगर कार्यपालिकी शक्ति का प्रयोग करेगी तो कर्मचारी कम, ये समस्या आनी आनी, और दो दशाओं में केंद्रीय कार्यपालिका को ही करना पड़ेगा। कौन सी दो दशाएं, एक जब संसद ने कुछ नहीं बताया, और दूसरा संसद ने कह दिया अभिव्यक्त रूप से कि तुम ही करोगे, ठीक है। संसद ने विधि किस शक्ति के आधार पर बनाई, इससे मतलब ही नहीं, आप ही करेंगे, और जब आप करेंगे कर्मचारी कम, ये समस्या। अब इस समस्या का समाधान कैसे हो, तो 258 सबसेक्शन 1 इससे समाधान होगा, ठीक है। आप इन्फोर्स कराएंगे, राष्ट्रपति कार्यपालिकी आदेश जारी करेंगे राज्यों के लिए, लेकिन इसमें राज्यों की सहमति जरूरी मानी जाएगी, ठीक है। और आपका आयुष्मान योजना वगैरह ये इसी ढंग की बनाई गई योजनाएं हैं, ठीक है, इसीलिए राज्य कह देते हैं हम नहीं लागू करेंगे अपने यहां, ठीक है ना। और आपको लगने लगता है कि कोई बहुत ये बड़ा स्ट्रांग नेता हो गए, आपको वो पॉलिटिकल चतुराई समझ में नहीं आती जो केंद्र अपना रहा होता है। अगर केंद्र जिस दिन चाह लेगा, ठीक है, तुम क्या, तुम्हारे अच्छे अच्छे वही करेंगे जो वो चाह लेंगे। आयुष्मान योजना लागू नहीं करोगे अपने यहां, नुकसान किसे होगा, उन्हें जो तुम्हारे वोटर हैं, ठीक है, उन्हें, हमें क्या है, हम तो पूरे देश में लड़ी लेंगे, कितना नुकसान होगा, तुम्हें होगा, ठीक है। वो चाहे तो कानून बना दे, बहुमत में तो वो है ही, ठीक है, केंद्रीय विधायिका में, और इसके लिए कोई स्पेशल मेजोरिटी तो चाहिए नहीं, उठा कानून बना देंगे, और जैसे कानून बनाया, ठीक है, और कानून में ही लिख देंगे कि किसका उपयोग होगा,
तुम करोगे तुम्हारे अच्छे अच्छे करेंगे, क्योंकि 154(2) भी कह रहा है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग आप संविधान के उपबंधों के मुताबिक करेंगे और संसद विधि बनाकर, ठीक है, राज्य का जो कर्मचारी है, राज्य के जो प्राधिकारी है, उन पर कर्तव्य अधिरोपित कर सकती है, तो वो कर नहीं देंगे। ये सब बातें हमेशा कब होती हैं? जबकि लाभकारी योजनाएं होती हैं, ठीक है ना, और फिर वो जा के रोएंगे। ठीक है, होते ना, मोदी अमित शाह सब गए वेस्ट बंगाल में, उन्होंने खूब कहा कि हम क्या करें, हम तो आयुष्मान योजना बनाई, ये लागू ही नहीं कर रहे, ठीक है ना। यही दिल्ली में उन्होंने किया। ये सब हमेशा कल्याणकारी योजनाओं में होगा, कभी भी जो इंप्लीमेंट होना ही चाहिए उसमें नहीं होता, उसमें वो करा ही लेंगे, बहुत ताकत है उनके पास, ठीक है। इनमें होगा, क्योंकि क्या है, सिर्फ कार्यपालिकी शक्ति का प्रयोग करके ये योजनाएं बनाई गई, ये कोई कानून से समर्थित नहीं है, ठीक है ना, और कार्यपालिकी शक्ति का प्रयोग करके बनाई गई है, ठीक है। तो प्रथमतः स्टेट के पास कार्यपालिकी शक्ति है, ठीक है, लेकिन उन्होंने कार्यपालिकी शक्ति का प्रयोग करके वो बना दिया, स्टेट ने नहीं बनाया, ठीक है ना, उन्होंने बना दिया। अब जब उन्होंने बना दिया तो 162 का परंतुक लागू हो गया, ठीक है। 162 का परंतुक, हालांकि ठीक है, 162 का परंतुक लागू हुआ, ये कहना ठीक नहीं, क्योंकि 162 का परंतुक तब लागू होता जब संसद विधि बनाती है, विधि है नहीं, उन्होंने लागू कर बना दिया। तो अब राज्य की ठीक है, अपनी मर्जी है, वो उसको लागू करे या ना लागू करे। अगर विधि भी होती है, अगर कानून भी होता, और कानून में उन्होंने कुछ भी न कहा होता, यानी संसद ने कुछ न कहा होता कि इस कानून को लागू करने के लिए किसकी कार्यपालिकी शक्ति का प्रयोग होगा, तो भी स्थिति यही होती। हम कंफर्म नहीं है कि आयुष्मान योजना उन्होंने किससे लागू की है, कानून से लागू की या किससे लागू की, लेकिन अगर कानून से भी है और कानून में कुछ नहीं बताया गया कि कौन इस विधि के संबंध में कार्यपालिकी शक्ति का प्रयोग करेगा, तो भी ठीक है, प्रथम जिम्मेदारी केंद्र की ही है, ठीक है। और उन्होंने अभिव्यक्त रूप से कह दिया कि केंद्र ही करेगा, ठीक है, तो भी केंद्र की ही है। लेकिन दोनों ही दशाओं में केंद्र के कर्मचारी कम हैं, ठीक है, लागू करने में दिक्कत आएगी। उस दिक्कत के समाधान के लिए 258 सबसेक्शन 1, लेकिन उसमें राज्य की सहमति जरूरी है। अगर राज्य ने सहमति नहीं दी है तो उसको लागू नहीं किया जा सकता। अब जब संसद को शक्ति है ही किसी कानून को बनाने की, तो उन्हें संशोधन की भी शक्ति है। मान लीजिए भूल से वो ये उपबंध करने में चूक गए कि इसको लागू कौन करेगा, ठीक है, या भूल से उन्होंने केंद्र पर जिम्मेदारी रख दी, ठीक है, राज्य के प्राधिकारियों पर जिम्मेदारी रखने की शक्ति होते हुए उन्होंने नहीं रखी भूल से, क्योंकि 154(2) भी में रख सकते थे, सीधे रख सकते थे, ठीक है, भूल से ऐसा हुआ। लेकिन केंद्र चाहता है हो ही ऐसा, राज्य से इंप्लीमेंट करें, मना ना कर पाए, इनकी सहमति की हमें जरूरत ना रहे, संशोधन कर देंगे। भाई सामान्य विधायी प्रस्ताव ही तो आना है, शासनादेश जारी कर देंगे, वो सॉरी शासनादेश करें, अध्यादेश, शासनादेश अलग बात है, अध्यादेश अलग बात है, अध्यादेश जारी कर देंगे 123 में, क्या दिक्कत है, ठीक है, तुम करोगे और बच बच रहोगे, ठीक है, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि यह हमेशा कल्याणकारी योजनाओं में होता है, ठीक है, मत करो, भिनकेगी तुम्हारी, चुनाव में हम तो कहेंगे इनने नहीं किया, ठीक। तो 258 सब, और फिर राज्य की मशीनरी का उपयोग तब भी हो सकता है, लेकिन तब सहमति जरूरी, क्योंकि 258 सबसेक्शन 1 का मामला होगा, ठीक है, और जब सहमति जरूरी, आप सहमत की शर्तें तय होंगी, ठीक है। तो केंद्र और राज्य के बीच एग्रीमेंट होगा, ठीक है, और एग्रीमेंट में शर्तें तय होंगी, भाई तुम इतने पैसे दो हमें, ये करो वो करो, तो हम लागू करेंगे, ठीक। ये एक तरीका। दूसरा तरीका,
संसद विधि बनाए और उसमें कार्यपालिकी शक्ति के उपयोग के संबंध में, विधि के उपबंधों को लागू करने के संबंध में सीधे व्यवस्था कर दे। ठीक है, कि राज्य के जो कर्मचारी और राज्य की जो मशीनरी है उसके माध्यम से इस विधि को लागू किया जाएगा, ये भी कर सकते हैं। और अगर ऐसा किया उन्होंने तो 154(2) भी ये सामने आ गया। 154(2) भी उन्हें ऐसा करने का हक और अधिकार ये दे रहा है, ठीक है, कि वो ऐसा कर सकते हैं, कोई उनके सामने बाधा नहीं है। और जिस भी शक्ति का उपयोग विधि बनाने के लिए वो करना चाहें करें, जहां भी उन्हें विधि बनाने की शक्ति है वो विधि बनाएंगे। और सीधे सीधे 154(2) में राज्य के कर्मचारियों पर यह दायित्व रख देंगे कि आप इसका इन्फोर्समेंट कराएंगे, और राज्य के कर्मचारियों को उस विधि का इन्फोर्समेंट कराना ही होगा, क्योंकि वे अपनी कार्यपालिकी शक्ति का प्रयोग स्वतंत्रता पूर्वक करने के लिए अधिकृत हैं, किंतु इस संविधान के उपबंधों के अधीन। और अगर केंद्रीय विधायिका ने इस ढंग का कानून बनाया और राज्य की मशीनरी के उपयोग के लिए उसमें उपबंध कर दिया, तो फिर राज्य की सहमति जरूरी नहीं है, ठीक है, फिर राज्य मना नहीं कर सकते। और तब 258 सबसेक्शन 2 का उपयोग होगा, ठीक है, यही 258 सबसेक्शन 1 और 258 सबसेक्शन 2 का अंतर है, ठीक है ना। ये 258 सबसेक्शन 1 तब जब राज्य की सहमति जरूरी है, और 258 सबसेक्शन 2 तब जरूरी है जबकि सीधे सीधे संसद ने उपबंध कर दिया कि राज्य की मशीनरी का उपयोग होगा। अब देखें, ये जो उपबंध आए 258, 154(2)B, 73, 162, इनने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को संभव बना दिया। देश में एक ही कर्मचारी है, उसी का कर्तव्य है केंद्र के कानूनों को भी लागू करे और राज्य के कानूनों को भी लागू करे। अलग अलग मशीनरी बनाने की कोई जरूरत नहीं है कार्यपालिकी शक्ति के प्रयोग के लिए। अब सवाल यह है कि केंद्र इसने कानून बनाया, उसमें अभिव्यक्त रूप से अधिकृत किया कि राज्य अपनी मशीनरी का प्रयोग करेगा, ठीक है, इस कानून के मुताबिक काम करने के लिए। तो राज्य की मशीनरी के उपयोग के लिए संसद किस किस प्रकार से उपबंध कर सकती है? एक तो वो ये कह सकती है संसद कि राज्य का अमुक कर्मचारी है, ठीक है, अमुक कर्मचारी इस कानून के मुताबिक जो कुछ अपेक्षित है किया जाना उसे करवाने के लिए दायित्व के अधीन होगा, एक बात। दूसरा, संसद का कानून यह कह सकता है कि राज्य सरकार यह तय करेगी कि वो इस कानून का अनुपालन किस ढंग से सुनिश्चित करवाएगी, ठीक है, एक तरीका यह भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, एक तरीका यह भी हो सकता है कि संसद ये लिख दे कानून में कि राज्य के जो कर्मचारीगण हैं ये इस कानून को लागू करेंगे और राज्य सरकार लागू करवाएगी, लेकिन राज्य सरकार को केंद्र की अनुमति इस विधि के उपबंधों के अनुपालन के संबंध में प्राप्त करनी होगी यदि कोई डिस्प्यूटेड सब्जेक्ट आता है तो, ठीक है ना। यह भी हर प्रकार का उपबंध संसद कर सकती है, और संसद जिस प्रकार का उपबंध कर देगी उसी प्रकार से राज्य की जो कार्यपालिकी शक्ति है वो उस विधि के प्रशासन में उपयोग की जाएगी। और संसद ने कुछ नहीं कहा, यह संसद ने सीधे सीधे केंद्र को दायित्व के अधीन किया, तो मामला 258 सबसेक्शन 1 में होगा, ठीक है। तब केंद्र स्वयं को प्राप्त कार्यपालिकी शक्ति ये राज्य को ट्रांसफर कर सकेगा। ट्रांसफर के तरीके क्या क्या होंगे, कैसे कैसे ट्रांसफर करेंगे, इस पर कल बात करेंगे और कल ही ये खत्म कर लेंगे, ठीक है ना।